आज के मुख्य समाचार। पैदल में NH 154 धंसा। 6 मई तक खराब मौसम का अलर्ट। बुद्ध पूर्णिमा पर शिमला के दोरजे ट्रैक मॉनेस्ट्री में भव्य आयोजन। भाजपा मंडल अध्यक्ष हितेंद्र कुमार ने गिनवाई पार्टी की उपलब्धियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा संपन्न। गेटी थिएटर में प्रदर्शनी का भव्य आयोजन। शिमला में कुलदीप राठौर की प्रेस वार्ता। लेबर कोड के विरोध में मजदूरों का काला दिवस। अब समाचार विस्तार से। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश का अपना 5 दिवसीय दौरा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 1 मई 2026 को शिमला से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। राष्ट्रपति ने अन्ना डेल हेलीपैड से उड़ान भरी, जहां उन्हें राज्यपाल और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने औपचारिक रूप से विदाई दी। अपने इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति 27 अप्रैल से 1 मई तक मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास में ठहरी रही, जहां उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक और औपचारिक कार्यक्रमों में भाग लिया तथा प्रदेश के अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात भी की। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति ने आरटेक का दौरा किया, जहां उन्होंने सेना की प्रशिक्षण और कार्य प्रणाली की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा में सेना की भूमिका की सराहना की। हालांकि खराब मौसम के चलते उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रद्द करने पड़े, जिनमें अटल टनल रोहतांग और पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्तावित दौरा शामिल था। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति ने 30 अप्रैल को राष्ट्रपति निवास में एट होम स्वागत समारोह की मेजबानी भी की, जिसमें प्रदेश के कई गणमान्य व्यक्तियों, प्रशासनिक अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। यह समारोह सौहार्द और संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जहां विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर राष्ट्रपति से विचार विमर्श किया। दौरे के दौरान मौसम लगातार बदलता रहा। बुधवार को शिमला में हल्की बूंदाबांदी के बीच राष्ट्रपति ने छराबड़ा स्थित अपने आधिकारिक निवास में ही विश्राम किया। हालांकि शाम के समय मौसम कुछ साफ होने पर उन्होंने परिसर में ही सैर की और प्राकृतिक वातावरण का आनंद भी लिया। गुरुवार शाम 5:30 बजे आयोजित एट होम कार्यक्रम में भी मौसम का प्रभाव देखा गया, लेकिन इसके बावजूद आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। राष्ट्रपति का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, जिसमें उन्होंने न केवल प्रशासनिक गतिविधियों में भाग लिया, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं का भी अनुभव किया। उनके इस दौरे ने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। दौरे के समापन के साथ ही प्रशासन ने राहत की सांस ली, जबकि स्थानीय स्तर पर इसे गरिमामय और सफल प्रवास के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पंथाघाटी स्थित प्रसिद्ध दोरजे ट्रैक मॉनेस्ट्री में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, बौद्ध भिक्षुओं, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने भाग लेकर भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों को श्रद्धा और भाव से समर्पण किया। सुबह से ही मठ परिसर में आध्यात्मिक वातावरण बना रहा, जहाँ भिक्षुओं ने तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार विशेष मंत्र उच्चारण किए और पवित्र ग्रंथ का पाठ किया। इस दौरान अनुयायियों ने मठ की परिक्रमा करते हुए विश्व शांति, प्रेम और करुणा के लिए प्रार्थनाएं की। यह आयोजन भगवान बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति में समर्पित रहा, जिसे बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक विधि विधान के साथ शांतिपूर्ण सामूहिक प्रार्थना से हुई, जिसमें उपस्थित जनसमूह ने अहिंसा, सद्भाव और भाईचारे का संदेश
दिया। मठ के भिक्षुओं ने बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों को साझा करते हुए बताया कि उनके सिद्धांत आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है, खासकर जब समाज को शांति और प्रेम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस अवसर पर लोगों को यह प्रेरणा दी गई कि वे अपने जीवन में बुद्ध के विचारों को अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। इस आध्यात्मिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर महावीर सिंह, कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बुद्ध के विचार आज के दौर में अत्यंत प्रासंगिक है और यदि समाज उनके बताए मार्ग पर चले तो शांति, प्रेम और समरसता को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाते हैं बल्कि सामाजिक एकता को भी मजबूत करते हैं। मठ में आयोजित इस विशेष पूजा में सैकड़ों तिब्बती बौद्ध अनुयायियों, स्थानीय भारतीय श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सहभागिता देखने को मिली। शांत वातावरण में स्थित यह मठ पूर्णिमा के दिन विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा, जहां लोगों ने आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर विश्व शांति, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। कुल मिलाकर यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। इस तरह के कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। कुलदीप सिंह राठौर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने अपने कार्यालय मेट्रोपोल में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन, बागवानी से जुड़े मुद्दों और हाल ही में आयोजित कार्यशाला को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। राठौर ने बताया कि हाल ही में आयोजित बैठक में कांग्रेस की राज्य प्रभारी रजनी पाटिल, हिमाचल मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही। इस बैठक में प्रदेश के बागवानी क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई, क्योंकि यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का एक अहम आधार है। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों और अन्य बागवानों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाया गया और उनके समाधान के लिए रणनीति तैयार की गई। उन्होंने बताया कि 30 तारीख को आयोजित कार्यशाला में राहुल गांधी की उपस्थिति ने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है। राठौर के अनुसार यह क्षण पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहा है, जहां राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने पर जोर दिया, ताकि पार्टी की पकड़ हर वर्ग तक मजबूत हो सके। राठौर ने कहा कि करीब 10 दिनों तक चले विचार विमर्श के दौरान विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। समापन अवसर पर राहुल गांधी ने सभी जिला अध्यक्षों और उनके परिवारों के साथ फोटो खिंचवाकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया। हार्दिक बधाई। आप जानते हैं कि ये कांगड़ा में
तीन राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशाला चल रही थी। लगभग 10 दिन ये कार्यशाला चली। 21 तारीख को शुरू हुई और 30 तारीख को इस कार्यशाला का समापन हुआ। 29 तारीख को मुझे भी इस कार्यशाला में सम्मिलित होने का मौका मिला और शाम को हिमाचल प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें हमारी राज्य की प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी उपस्थित थी और हमारे 2 सचिव जो हिमाचल प्रदेश मामलों के प्रभारी है, चेतन चौहान जी, विदित चौधरी जी भी वो मौजूद रहे और हमारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार जी इस बैठक में मौजूद रहे और मैंने हिमाचल प्रदेश में बागवानी के मुद्दों को बड़ी तफसील से सभी जिला अध्यक्षों के सम्मुख रखा। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि 30 तारीख को राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगे, उनके सम्मुख ये मामला रखा जाए। 30 तारीख को उन्होंने कार्यशाला में वो सम्मिलित हुए, जहाँ ये मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक पल था और सभी जिला अध्यक्षों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया और 10 दिनों में विभिन्न विषयों पर जो चर्चा हुई वो बड़ी सार्थक रही। उन्होंने जिला अध्यक्षों को जहाँ हिदायत दी कि संगठन को ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक मजबूत करें, वहीं आत्मीयता का परिचय देते हुए समापन पे उन्होंने जितने जिला अध्यक्ष अपने परिवार के साथ आए थे उनके साथ अपनी फोटो भी खींची, जिससे बहुत अच्छा संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सम्मेलन के बाद हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और सभी पार्टी के नेता संगठन को जो है मजबूत करेंगे। और चर्चा के दौरान हमारे जो वापस दिल्ली जा रहे थे तो एयरपोर्ट में हम लोग उन्हें विदाई देने के लिए मौजूद रहे और एयरपोर्ट की लॉन्ज में हमें काफ़ी समय उनसे वार्तालाप करने का मिला और मैंने वहाँ इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उनके सम्मुख रखा और उन्होंने भी मुझसे जानकारी चाहिए, खासकर जो हमारा अभी न्यूजीलैंड से जो मुक्त भी ऐसे समझौते की बात जो है चल रही, अमेरिका से भी हमारा समझौता हुआ है, उसकी डिटेल आनी बाकी है। हमारा ये अंदेशा है कि वहाँ भी जो 0 टैरिफ की बात चल रही है कि आयात शुल्क 0% किया जाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल के बागवानों को होगा। हमने
राहुल जी को किसानों और बागवानों की चिंता से अवगत कराया। हमने उन्हें बताया कि 2.5 लाख परिवार आश्रित हैं और 5,000 करोड़ की जो हमारी अर्थ की वो सेब उद्योग की है। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे। और जब ये पूरी बात चल रही थी तो हमारी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों सह प्रभारी भी उस लॉन्च में जो है मौजूद थे। आने वाले समय में हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम ने गुरुवार को व्यापक असर डाला, जहां एक और प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि और तेज तूफान देखने को मिला। वहीं दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू और ऊना समेत कई क्षेत्रों में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि रोहतांग दर्रा और धौलाधार पर्वतमाला की चोटियों पर ताजा बर्फबारी भी देखने को मिली है। राजधानी शिमला में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली और करीब 2 से 4 बजे के बीच 15 मिलीमीटर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और ठंडक फिर से वापस लौट आई। इस बदले मौसम का सबसे ज्यादा असर बागवानी और कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। ऊपरी शिमला क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे जहां एक और गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। जिला शिमला के कोटखाई और छोहारा क्षेत्रों में तेज तूफान के कारण बागवानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तेज हवाओं से सेब के बगीचों में लगाए गए एंटी हेलनेट उखड़कर दूर जा गिरे, जिससे पौधों और फसलों को काफी क्षति पहुंची है। मौसम के इस बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां अधिकतम तापमान में करीब 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश में 6 मई तक बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। शुक्रवार को भी मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऐसे बीच खराब मौसम के कारण कई स्थानों पर सड़क और यातायात भी प्रभावित हुआ। पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुंडी के समीप सड़क का बड़ा हिस्सा धंसकर रावी नदी में समा गया, जिससे वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए बाधित रही। हालांकि प्रशासन की तत्परता से दोपहर बाद मार्ग को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया। वहीं जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश के आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल महीने में प्रदेश में सामान्य से 1% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। 1 से 30 अप्रैल के बीच जहां 64 मिलीमीटर वर्षा सामान्य मानी जाती है, वहीं इस बार 64.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हालांकि कुछ जिलों में कम वर्षा दर्ज हुई है, लेकिन बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा। उधर जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र में स्थिति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। किलाड़ मार्ग पर सतरुंडी के समीप कारथा नाला में सड़क बहाली के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पहाड़ी से अचानक भारी ग्लेशियर टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिससे मार्ग एक बार फिर बंद हो गया। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन के अनुसार पहले गिरे हिमखंड को हटाने का कार्य जारी था, तभी दूसरा ग्लेशियर गिर गया और मार्ग पूरा बंद हो गया। वर्तमान में साच पास मार्ग अभी भी पूरी तरह बंद है और इसे खोलने का कार्य जारी है। मार्ग बंद होने के कारण पांगी घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय चंबा से कटा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि मौसम साफ होते ही दोबारा सड़क बहाली का कार्य शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम ने जहां एक और गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर किसानों, बागवानों और आम जनजीवन के
के लिए यह चुनौतियां खड़ी हो गई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। पांवटा साहिब में भाजपा मंडल अध्यक्ष हितेंद्र कुमार ने पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में लगातार प्राकृतिक आपदाओं का दौर जारी है, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी विधायक सुखराम चौधरी ने क्षेत्र की जनता को हर संभव सहायता प्रदान की है। हितेंद्र कुमार ने कहा कि आपदा के समय जब लोग बेघर हो रहे थे और जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब विधायक ने प्रभावित परिवारों को त्रिपाल उपलब्ध करवाकर रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके साथ ही उन्होंने खाने पीने की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी राहत सामग्री प्रदान करी, जिससे सैकड़ों परिवारों को राहत मिली। उन्होंने बताया कि विधायक सुखराम चौधरी द्वारा आपदा के दौरान 40 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की गई, जो एक सराहनीय कदम है। उन्होंने इस कार्य के लिए विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल से जनता को वास्तविक राहत मिली है। इसके अतिरिक्त किसानों की भूमि के कटाव की समस्या को लेकर भी विधायक ने संवेदनशीलता दिखाई। हितेंद्र कुमार के अनुसार प्रभावित किसानों की मदद के लिए करीब 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में संरक्षण कार्यों के लिए भी 7.5 लाख रुपए की सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर लगभग 55 लाख रुपए की सहायता राशि विधायक द्वारा आपदा प्रभावित लोगों के लिए दी गई है, जो उनके जन सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हितेंद्र कुमार ने आगे कहा कि भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधि हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह सेवा कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और विकास कार्यों में सहयोग करें। जो निरंतर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में गूंजती है, आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी जब पांवटा विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई और उस आपदा में लगभग 25 से अधिक घर, गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। जमीन बह गई, लगभग 50 फुट से ऊंची एक ढांग भी बन गई, जो कभी भी किसी भी वक्त दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके लिए चिंता की तो पांवटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने की। उस वक्त जब आपदा आई तो लगभग 40 से अधिक परिवारों को राशन देने का काम भी सुखराम चौधरी के द्वारा किया गया। अगर कहीं ना कहीं को कमी नजर आई तो गौशाला, जो हमारी गौ माता है, उनके घर उजड़े तो उसके लिए भी टीन देने का, तरपाल देने का अगर काम किया गया तो वो भी उस वक्त आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी के द्वारा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उससे कार्य पूरा नहीं होता था। वो चाहते थे कि फूलपुर की इस पंचायत में जो बांगरण गांव जहां आपदा आई थी उसके लिए बेहतर किया जाए, क्योंकि वहां पेयजल की जो स्कीम थी, सिंचाई की स्कीम थी, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। 1978 के फ्लड के बाद वो अब क्षतिग्रस्त हुई थी दोबारा से, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया और जब प्रयास किया तो उसका परिणाम भी सुखदायक। उन्होंने लगभग 40 लाख रुपए की उस वक्त उन्होंने जो 40 लाख रुपए जो उन्होंने देने का काम किया, वो एक बहुत बड़ी बात थी। मैं इसके लिए आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 40 लाख रुपया वहां के लिए देने का काम किया। दूसरी ओर जहां सुखराम चौधरी जी ने 7.5 लाख रुपया जामनीवाला के खाला में किसानों की जो भूमि का कटाव हो रहा था उसकी सुरक्षा हेतु उन्होंने 7.5 लाख रुपए देने का काम भी किया। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत कुंडियों के अजीवाला क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित
जमीन के संरक्षण के लिए भी उन्होंने 7.5 लाख रुपए देने का काम किया। ये लगभग 55 लाख रुपया आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए देने का अगर काम किया तो वो विधायक श्री सुखराम चौधरी जी ने किया। अब खाली अगर हम बयानबाजी करते रहें या हम केवल प्रदर्शन मात्र ही करते रहें, उससे लाभ नहीं होता। लाभ होता है करने से, मन में ठानने से। और इसके लिए ये पांवटा विधानसभा क्षेत्र का जो बेटा है उन्होंने प्रयास किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इससे पहले भी लगभग अभी पांवटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अनेकों ऐसी सिंचाई की योजनाएं हैं जो ठप पड़ी हुई है। ऐसी 78 पेयजल ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक राह जोत रही हैं कि हम कब चलेंगी। इसके लिए भी मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द चलनी चाहिए। उस वक्त अभी इसकी एक डीपीआर भी तैयार हुई थी, लगभग 1 करोड़ की बांगरण के जो नुकसान हुआ, और ये केंद्र को गई हुई है। और मुझे लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जल्द ही इसका भी समाधान निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा मैं इस बात पर भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि जो मैं पहले भी कर चुका हूं कि जब चाहे सत्ता में हो और चाहे विपक्ष में हो, आदरणीय सुखराम चौधरी जी निरंतर लोगों के बीच रहते हैं। उनकी छोटी छोटी दिक्कतों को भी, चाहे वे गली की हो, गांव की हो या शहरी क्षेत्र की हो, हिमाचल की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने से नहीं हिचकिचाते। और जब वो आवाज को उठाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी निकलता है। वो यही परिणाम है कि जहां आज क्षेत्र की प्रदेश की हालत ऐसी है, फिर भी उन्होंने अपने विधायक निधि से ये पैसा देने का काम किया है। इसके लिए मैं पांवटा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, मंडल की ओर से पांवटा साहिब के, मैं सुखराम चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो निरंतर हर परिस्थितियों में पांवटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ, बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ खड़े रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में द सोल ऑफ शिमला स्टेट नामक कला प्रदर्शनी का भव्य और सफल आयोजन किया गया, जिसने कला प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन रामेश्वर सिंह ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ IPS अधिकारी रह चुके हैं, उनके द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कलाकारों के प्रयासों की सराहना की और इसे शिमला की संस्कृति और सड़कों की आत्मा को अभिव्यक्त करने का एक अनूठा मंच बताया। अपने संबोधन में रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई कला प्रदर्शनियों को देखा है, लेकिन इस प्रदर्शनी ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। उन्होंने साझा किया कि पुलिस सेवा में रहते हुए वे चित्रों को एक अलग नजरिए से देखते थे, लेकिन आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें कला की भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता को समझने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि पेंटिंग एक ऐसी सशक्त कला है जिसमें कलाकार अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को रंगों के माध्यम से जिंदा रखता है। रंगों को शब्दों में और शब्दों को रंगों में ढालना एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो कलाकार की मानसिक स्थिति, कल्पना और परिवेश पर निर्भर करती है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों के माध्यम से शिमला के सड़कों, स्थानीय जीवन शैली, लोगों की दिनचर्या और सांस्कृतिक विविधता को बेहतर सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हर पेंटिंग में कलाकार की सोच, उसकी अनुभूति और समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से झलकता है, जिसने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। प्रदर्शनी में आए लोगों ने कलाकारों की कल्पनाशीलता और रंगों के संयोजन की खुले दिल से प्रशंसा की। रामेश्वर सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि इस प्रकार की कला प्रदर्शनियां समाज में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के साथ साथ युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। मैं बेसिकली एक पुलिस वाला हूँ और हम लोग अलग ही नज़र से पेंटिंग्स को देखते थे। हम उसको ये देखते हैं भी एक पेंटिंग बना रखी है, घुमा रखा है और पेंट करके छोड़ के चले गए हैं।
आज इसमें जो हमारे ये कलाकार हैं, 4 कलाकार मेरे को इसमें पेंटिंग्स इनको दिखी है, इससे लगा कि ये तो एक अलग ही टाइप की, जैसे कवि एक कविता लिखता ना, ये अपने उन विचारों को पेंटिंग के माध्यम से जो हमारे सामने लाते हैं, तो उसको समझने के लिए एक बहुत सोच की ज़रूरत है, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। एक गूढ़ चीज़ को जीवित कर देते हैं, जो चीज़ इनके मन में होती है उसको इस पर अंकित करके एक नया ही पक्ष आपके सामने रखते हैं। मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा, अलग अलग स्टाइल में यहाँ पेंटिंग्स बनी हुई हैं और वो स्टाइल भी हमें, जिसका कोई जानकारी नहीं थी, वो भी समझने का मौका मिला और बहुत ही सुंदर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है और बहुत इससे लगता है कि कितनी मेहनत से ये पेंटिंग्स बनती हैं और आम आदमी उतने इसके बारे में समझ नहीं रखता है। धीरे धीरे इसके बारे में आदमी समझ सकता है अगर कलाकारों के, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, इनके विचार सुने, इनसे समझा है, तो मुझे भी थोड़ी इसकी जानकारी हुई है। पेंटिंग्स एक अलग ही टाइप का, एक स्ट्रेस बस्टिंग मैं मानता हूँ, इस टाइप का एक ये होता है। आप एक पेंटिंग्स को देखें, एक डॉक्टर साहब की पेंटिंग्स लगी है हमारे पीछे, इसमें कितने सुंदर इन्होंने अपने विचार को मेडिटेशन के कितने सुंदर रूप में उसको उजागर किया है। तो ये बहुत ही एक शिमला वासियों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है इन पेंटिंग्स को देखने के लिए। यहाँ समय समय पर तरह तरह की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगती रहती है, अभी पीछे पुलिस वालों ने, हमारे कुछ लोगों ने भी लगाई थी। तो ये एक अलग ही टाइप के फ्रीलांसर्स कलाकार हैं और इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस पेंटिंग्स को जो यहाँ पर लगाई हैं उसको प्रदर्शित किया है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि शिमला के लोग इसको एंजॉय करें। तो ये मेडिटेशन वाली पेंटिंग्स जो पीछे डॉक्टर साहब की लगी हुई है बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा इनकी पेंटिंग्स हैं कुछ एक, और एक बडिंग आर्टिस्ट है, इनकी तो अलग ही, क्योंकि गुरु ये हैं तो इनकी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है अभी, क्योंकि वो ब्राइट ज़्यादा है और इन्होंने, जैसे इन्होंने बताया कि वो कमर्शियल टाइप की पेंटिंग्स उनको बोलते हैं, भाई आप एकदम उस पर नज़र चली जाती है। लेकिन इनका थीम अलग अलग है, सभी कलाकारों का अलग अलग थीम है, तो सभी की पेंटिंग्स बहुत अच्छी है। सुनील हमारे, इनके पीछे भी आपने पेंटिंग देखी थी, इनकी पेंटिंग्स का अपना ही एक स्टाइल, इन्होंने अपने गाँव को और आसपास के चीज़ों को उजागर किया है, बहुत ही अच्छा स्टाइल है। बाकी तो हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर साहब, इनसे आप पूछ सकते थे, वो ये बताइए ज़्यादा। हाँ, आप देख पा रहे हैं जैसे हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगी है, हमारे पास 4 कलाकार हैं। पंजाब से हमारे जसवीर जी हैं, प्रोफेसर जगदीश जी है, ऋचा जी है और कुछ मेरी पेंटिंग्स लगी हैं। मेरी तो ज़्यादा नहीं है, 8-10 पेंटिंग्स लगी हैं, लेकिन जो मेरी पेंटिंग्स का ज़्यादा विषय है वो लैंडस्केप है, कुछ कल्चर के ऊपर और कुछ जो हमारी संस्कृति है और कुछ देव कल्चर है हमारे, उसको डिपिक्ट करने का प्रयास किया मैंने। तो ये है, ज़्यादा डिपेंड करता है, ये आपका मूड होता है और आपकी सोच होती है, आप जिस वातावरण में रहते हैं, पले बड़े होते हैं। क्योंकि मैं किन्नौर से आता हूँ, तो वो आपके मानस पटल पे कुछ चीज़ें होती है जो आपको जो है कलाकार को प्रभावित करती है। वो डिपेंड करता है टाइम सिचुएशन के ऊपर, किस समय आप किस विषय के बारे में सोच रहे हैं, या जो कोई, जैसे मैंने एक आप मेरा पेंटिंग देखेंगे राहुला ने, तो ये अभी मार्च में ही हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल हुआ, काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल होता है, तो मैंने उसको उसका जो कॉस्ट्यूम है, उसका जो कल्चर है, उसके पीछे जो थीम है, उसको डिपिक्ट करने का प्रयास किया है। नमस्कार, ऋचा महाजन पठानकोट से हूँ। तो पेंटिंग से स्टार्ट, जैसे प्रकृति को लेकर स्टार्ट किया, जो कलर्स हैं, जो मन में आया कि ना बस स्टार्ट करते गए, देखने में भी अच्छा लगता था कि हाँ तो ये कलर्स यूज़ कर लूँ, और जैसे येलो कलर है, ब्राइट कलर, तो अट्रैक्टिव करता अपने आप में। सबसे पहले तो जसवीर सर को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि 12 इयर्स के बाद बहुत मन था कि पेंटिंग स्टार्ट करूं, पर सबसे पहले थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि यहाँ से स्टार्ट वर्क हुआ मेरा। तो उन्होंने पहले ये मेरा वर्क देखा, फिर उन्होंने पेंटिंग सिखाई, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, बस उसमें लगे रहो, पीछे मत हटो। तो अगर कुछ बनना चाहते हो तो कुछ बनो, तो बस ये सपना लेकर आगे निकलती गई हूँ। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड कानूनों के विरोध में देश भर के कई हिस्सों में मजदूरों का आक्रोश देखने को मिला। इसी कड़ी में शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर आज काला दिवस मनाया गया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यह प्रदर्शन C2 के बैनर तले आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि 4 लेबर कोड कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि उनके अनुसार ये श्रमिक हितों के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान मजदूर संगठनों ने आरोप
आरोप लगाया कि ये कानून बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। सीटू के नेताओं ने कहा कि इन कोड के लागू होने से श्रमिकों के मूल अधिकारों में कटौती होगी और काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए जाने की संभावना से श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा। सीटू नेताओं ने आरोप लगाया कि नए श्रम कानूनों के तहत उनके विरोध और आंदोलन करने के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है, जिससे उनकी आवाज दबाने की कोशिश भी हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शन स्थलों पर मजदूरों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। पूंजीवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूंजीवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मजदूरों का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में जो आंदोलन शुरू हुआ था वहाँ पर मजदूरों का, और बाद में वो आंदोलन बढ़ा 3 मई को और 4 मई को। और 4 मई को जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें कुछ मजदूरों की हत्या कर दी गई थी सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, और जो 8 मजदूर नेता गिरफ्तार किए गए थे जिनमें से 5 को फांसी की सज़ा दी गई थी। और बाद में उसके ठीक 7 साल के बाद उस प्रांत के गवर्नर ने सामने आकर ये बात कही थी कि ये मुकदमा पूरी तरह से जाली था, गलत फांसियां लोगों को दी गई। मजदूरों का कोई भी दोष नहीं था, बल्कि वो अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे थे, कोई हिंसा उन्होंने नहीं की थी। तो ये अपने आप में घटना पूरे दुनिया के अंदर एक सिंबल बन गई थी उसके बाद कि जब जब मजदूर जो अपनी मांगों को उठाते हैं अपनी यूनियन के माध्यम से, उनके आंदोलनों को शासक वर्ग के द्वारा, सरकारों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा कुचला जाता है, झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं नोएडा का जो घटनाक्रम चल रहा है, जहां पर मजदूरों ने नोएडा में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, दूसरे इलाकों में जो मजदूरों ने न्यूनतम वेतन की मांगें उठाई, और उस पर सरकार ने उसका समाधान करने के बजाय क्या कहा कि ये सारे के सारे देशद्रोही लोग हैं, ये पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं, ये जो है खुरापाती हैं, ये किसान आंदोलन की तरह ही, जैसे किसान आंदोलन के क्रांतिकारियों को खालिस्तानी कहा जाता था, वैसे ही उन मजदूरों को जो हमारी सरकार ने अनेकों आरोप लगाकर जैसे आज गिरफ्तार किया है, ऐसा ही उस वक्त हुआ था। लेकिन उसके बाद जो पूरे दुनिया में आंदोलनों की जो ज्वाला उठी, लहर उठी, और उसके बाद जो पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की घोषणा हुई सन 1889 में, और उसके माध्यम से उस वक्त से हर साल पूरे दुनिया में हर जगह कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस नहीं मनाया जाता है। और इसका महत्व ये है कि जो भी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी भी इसके दायरे में है, तो इस तरीके से हर साल ऐसे श्रमिक दिवस को मनाया जाता है। और हर साल हमारी ये कोशिश होती है मजदूर वर्ग की कि उन शहीदों को याद करते हुए जो उनकी लड़ाई थी उसको आगे ले जाएं। क्या लड़ाई है वो? आज के दिन में अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हमारे देश के अंदर जिस तरीके से 29 कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाए, ये हायर एंड फायर की नीति को जिस तरीके से लाना चाहते हैं, मजदूरों को कभी भी निकालने की साजिश रच रहे हैं, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की ड्यूटी को स्थापित करना चाहते हैं। इसी बात की तो लड़ाई हुई थी ना सन 1886 में कि 15 घंटे 16 घंटे जो काम लिया जाता था उसको 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करवाने के लिए वो संघर्ष हुआ था। आज 140 साल के बाद हमारे देश में कहा जा रहा है कि 8 के बजाय द्वारा 12 घंटे काम करो, पक्के किस्म के बजाय फिक्स टर्म के लिए 3, 6, 9 महीने के लिए काम करो, ठेका प्रथा पर काम करो, आउटसोर्स पर करो, मल्टीटास्क में करो, स्कीम वर्कर के रूप में करो, कैजुअल वर्कर के रूप में करो, टेम्परेरी में करो। ये भी हो रहा है हमारे देश के अंदर। लेबर ऑफिस जो है उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, लेबर कोर्ट जो है वो कटघरे में है, और पूरी तरीके से हमारे देश के अंदर ये बात कही जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार को आसान बनाने के लिए। ये एक्चुअल में व्यापार को आसान बनाने के लिए नहीं है। ये सारे कानून जो ख़त्म किए और 4 लेबर कोड बनाए, भदुआ मजदूरी और गुलामी प्रथा स्थापित करने के लिए हुआ।
ये व्यापार को आसान बनाने के नाम पर मजदूरों के शोषण, जुल्म, अत्याचार करने को आसान बनाना है। जहां पर पहले अगर मालिक जो है कोई अवहेलना करता था किसी भी नियम की, कायदे कानून की, उसको सजाओं का प्रावधान था, उस पर फाइन का प्रावधान था। नए कानून में ये सारी चीजें उड़ गई। अब तो उल्टा जो है मजदूरों के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चीले मंडी के पैदल क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर मेघल के पास सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे मंडी पठानकोट मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए। पधर उपमंडल प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से यातायात को रोक दिया। जानकारी के अनुसार मेघल के पास सड़क की नींव लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा पेश आया है। सड़क धंसने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। कुछ यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। पधर के एसडीएम ने पुष्टि करते हुए बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और किसी भी वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग PWD की टीम मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही है और सड़क को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि सड़क को दोबारा चालू करने में समय भी लग सकता है, क्योंकि नुकसान ज्यादा हुआ है और क्षेत्र संवेदनशील बना हुआ है। यह मार्ग मंडी और पठानकोट को जोड़ने वाला एक प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिस पर रोजाना सैकड़ों वाहन चलते हैं। मार्ग बंद होने से न केवल स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस मार्ग का उपयोग न करें और वैकल्पिक रास्तों का सहारा लें। साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले मार्ग की स्थिति की जानकारी अवश्य लें। इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत और सुरक्षा उपाय किए जाते तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था। फिलहाल प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन मार्ग बहाली तक लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं एसडीएम पद्धर। मैं समस्त जनता को ये सूचित करना चाहूँगा कि अभी हमें सूचना मिली है कि मैगल के पास जो है रोड पूरी तरह धंस गया है और ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से खासकर जो लोग जोगिंदर नगर साइड से मंडी की तरफ जा रहे हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वे डाइवर्शन रोड जो हमारा कटौला के लिए, कटिंडी के लिए है, दरंग से आप वहां डाइवर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा वहां जाने के लिए आप पाली से भी जा सकते हैं, साहल से भाई अगर लोग हो गए जा सकते हैं, और पद्धर से जो है वो पद्धर से डायना पार्क होते हुए भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप जोगिंदर नगर साइड से आ रहे हैं तो आप घटासनी से ही जो है वो ऊपर चढ़कर जो है वो डायना पार्क वाला रोड पकड़ सकते हैं। उसमें स्मेल लगे कि जो सूचना मिली है तो काफी ज्यादा धंस गया है रोड, तो काफी स्मेल लगने वाला है। तो किसी को असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो आप सभी से अनुरोध है कि अकॉर्डिंगली आप डाइवर्शन ले लें ताकि आप समय से अपने गंतव्य पे पहुंचे। धन्यवाद।